बच्चों, आज हम अध्याय 3 मुद्रा एवं बैंकिंग, जो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसमें से हम ये पाठ पढ़ रहे हैं। आप मेरे साथ अपने नोट्स भी बनाते जाइए क्योंकि परीक्षा का समय बहुत कम बचा है। यदि आपको किसी टॉपिक पे कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगी। आज हम वस्तु विनिमय समझेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या-क्या कमियाँ थीं या दोष थे, इसको भी आज हम देखेंगे। या वस्तु विनिमय के कमियों के कारण मुद्रा का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, ये भी आज हम देखेंगे। और इसके बाद अंत में हम देखेंगे मुद्रा के कार्य। आप सभी इन चित्रों को देखकर बताइए, क्या आपने इन्हें देखा है? मुझे पता है आपका उत्तर हाँ है। शायद ही कोई होगा जो इसका उपयोग ना किया हो। इसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में रुपए या पैसे कहते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में इन्हें ही हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि क्या जब ये मुद्रा नहीं थी, तब वस्तुएं हम कैसे खरीदते थे? तब बाजार कैसा था? क्योंकि ये जो मुद्रा है, ये तो हमेशा से नहीं रही होगी। जब मनुष्य का विकास हुआ था, जब मनुष्य का जन्म हुआ था हमारी संस्कृति आदि काल में, जब ये मुद्रा नहीं थी, तब लोग किस तरह से बाजार का उपयोग करते थे। इसको समझने के लिए हम बहुत ध्यान से ये चित्र को देखिए आप, कि आदिकाल में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर था। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ उसने समूह में रहना सीख लिया। समूह में क्या करते थे? सभी व्यक्ति प्रायः अलग-अलग उन्होंने व्यवसाय का चयन कर लिया। अच्छा, देखिए उस वक़्त हर व्यक्ति की आवश्यकताएँ कितनी सीमित थीं। ये जो आग जलाना है तब माचिस की ज़रूरत नहीं होती थी, वो पत्थर को घिसकर आग उत्पन्न कर लेते थे। ये जो हथियार हैं ये भी किससे बने हुए हैं? लकड़ी और पत्थर से बने हुए हैं। ये बर्तन भी पत्थर का बना होगा या लकड़ी का बना होगा। इस तरह से इनकी जो आवश्यकताएँ थी, कपड़े की भी आवश्यकता नहीं थी, ये जानवरों की छाल से का ही उपयोग करते थे। तो आप देख रहे हैं कि इनकी आवश्यकताएँ कितनी कम हैं। ये प्रायः शिकार करते थे। धीरे-धीरे सभ्यता का विकास हुआ और फिर इन्होंने खेती करना शुरू किया। तो हम कह सकते हैं कि धीरे-धीरे आवश्यकताएँ भी बढ़ने लगी, जिससे वस्तुओं का आदान-प्रदान करके ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगे, है ना? तो इस तरह से वस्तु विनिमय का धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विकास हुआ। सबसे पहले तो इनको विनिमय की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि तब और आवश्यकताएँ इनकी कम थीं, जो उनके आसपास के वातावरण से ही पूरी हो जाती थी। परंतु विकास के साथ-साथ जब व्यवसाय समूह में ये रहने लगे और सभी अलग-अलग व्यवसाय करने लगे, तब वस्तु विनिमय की इनको आवश्यकता हुई। जैसे यदि एक किसान है, जो धान का उत्पादन करता है, यदि इसको अपने घर के लिए नमक खरीदना है, टमाटर खरीदना है या नारियल का तेल खरीदना है, या इसको अपने बच्चे को अस्पताल ले जाना है, ये अपनी सभी आवश्यकताओं के बदले में क्या देगा? इसके पास क्या था? धान थी। तो ये जहाँ पर भी जाएगा, क्योंकि उस वक़्त तो मुद्रा नहीं थी, तो ये क्या करेगा? चाहे नमक हो या टमाटर हो या तेल हो, या डॉक्टर को भी फीस देना है, तो ये किसके रूप में भुगतान करता था? धान के रूप में भुगतान करता था। जब हम किसी भी 2 वस्तु या सेवाओं का लेन-देन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। यहाँ वस्तु से वस्तु का विनिमय हो रहा है या वस्तु से सेवा का भी विनिमय हो रहा है। डॉक्टर हमको वस्तु नहीं दे रहा है, परंतु क्या दे रहा है हमको? सेवाएं दे रहा है। तो प्राचीन समय में जब मुद्रा नहीं थी, तो मुख्य माध्यम बाजार का क्या था? वस्तु विनिमय। हमें कोई भी चीज की आवश्यकता होती थी, तो हम किससे बदल देते थे? वस्तुओं से। आप समझ गए होंगे कि हम अपने पास उपलब्ध वस्तु, जैसे मेरे पास उपलब्ध क्या है? चावल है। अब मुझे जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी, इस चावल के बदले में मैं अपनी आवश्यकता की वस्तु को ले लूँगी। या कोई भी अन्य वस्तुएँ, जितनी भी मेरे को यदि वस्तुएँ चाहिए, तो मैं सब किसके बदले में खरीदूँगी? चावल के बदले में। क्योंकि मेरे पास उपलब्ध साधन क्या है? केवल चावल है। इस प्रकार वस्तु विनिमय क्या है? जब कम आवश्यक वस्तुओं को
अधिक आवश्यक वस्तु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनिमय कहलाती है। विनिमय क्या कहलाता है? जब हम कम आवश्यक वस्तु के बदले में अधिक आवश्यक वस्तु लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विनिमय। और वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। इस प्रकार विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होता है। इसको भी लाभ होता है और दूसरे व्यक्ति को। ये अपनी कम आवश्यक वस्तु इसको देता है और इससे अधिक आवश्यक वस्तु को लेता है। यही लेन देन क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु का विनिमय वस्तु से किया जाता है। अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। वस्तु विनिमय में क्या होता है? वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। यह व्यवस्था पूर्णतः आपसी समझ और विश्वास पर आधारित थी। यानी दोनों पक्ष, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही एक दूसरे की वस्तु को बदल सकते थे। जैसे अनाज के बदले कपड़ा यदि लेना है तो दोनों को समझदारी रखना पड़ेगा कि भैया तू 5 किलो मेरे को अनाज दे, मैं तेरे को 3 मीटर कपड़ा दूंगा। यदि इनके बीच बात नहीं बनेगी तो वस्तु विनिमय संभव ही नहीं होगा। या हम कह सकते चावल के बदले दूध। अब कितने किलो चावल के बदले में कितना दूध देगा दूध वाला, इसका चयन कौन करेगा? ये दोनों, चावल वाला और दूध वाला। तो ये दोनों की समझदारी और विश्वास पर ही वस्तु विनिमय संभव हो पाता था। जैसे ये किसान है, किसान के पास यदि धान का उत्पादन हो रहा है और इसे सब्जी की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? धान अपनी देगा और सब्जियां खरीद लेगा। या ये किसान है, इसके यहाँ ये मजदूरी का काम करता है, ये मजदूर है ना? तो जब ये मजदूर इसके यहाँ काम करता है तो इसकी सेवाओं के बदले में ये इसको क्या देगा? धान देगा। आज के समय में भी ऐसा बहुत जगह प्रचलन में है कि मजदूर मुद्रा की बजाय क्या लेना पसंद करते हैं? अनाज लेना पसंद करते हैं, जिससे उनके साल भर के खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय उपलब्ध है, जहां लोग वस्तुओं के बदले में सेवाएं देते हैं और अपना धान और गेहूं और चावल लेते हैं। मानव विकास के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ने लगी, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक दोष थे। मतलब बहुत सारे कमियां थी जिसकी वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली आज संभव नहीं है। और वस्तु विनिमय की जगह में किसका निर्माण हुआ? मुद्रा का। तो हम पहले देख लेते हैं इसके दोष। सबसे पहला है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। दूसरा है वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। तीसरा है भविष्य में किया जाने वाले भुगतान की कठिनाई। चौथा है मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। और अंत में है हमारा वस्तु विभाजन की समस्या। सबसे पहला दोष है हमारा आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। आवश्यकता के दोहरे सहयोग, सहयोग से अभिप्राय, ये सहयोग लिखा है, ये संयोग होना चाहिए। आवश्यकता के दोहरे संयोग से अभिप्राय यह है कि दो व्यक्तियों को ऐसे दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसका वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विनिमय करने के लिए इच्छुक होते हैं, किंतु यह सदैव इतना सरल नहीं होता। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे आपको अपनी गाय बेचना है और आपको क्या खरीदना है? घोड़ा खरीदना है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों की आवश्यकताएं एक सी हों। गाय बेचने वाले को तो घोड़ा चाहिए, परंतु ये घोड़ा बेचने वाले को जरूरी नहीं है कि इसको गाय चाहिए। हो सकता है कि इसको बकरियां खरीदना हो, या हो सकता है कि इसको घोड़ा बेच के अपने लिए अनाज खरीदना हो या जमीन खरीदना हो। तो इस तरह से जो वस्तु विनिमय की जो मुख्य समस्या थी वो ये थी कि ये जो संयोग दोनों, देने वाले और खरीदने वाले, दोनों का जो संयोग है, दोनों की जो आवश्यकताएं हैं वो एक सी हो, ऐसा होना बहुत मुश्किल होता था। तो वस्तु विनिमय का जो मुख्य दोष था, ये जो संयोग मिलना था, दोहरा संयोग, जिसके बिना जो विनिमय है वो संभव ही नहीं है। जब तक देने वाला और लेने वाला दोनों व्यक्तियों की जो आवश्यकता है एक सी ना हो, तब तक वस्तु विनिमय संभव नहीं हो पाता। दूसरा है वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली की में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य जानने के लिए और तुलना करने के लिए सर्वमान्य मानक नहीं है।
जैसे चावल के बदले कपड़ा, इसका कोई निश्चित सर्वमान्य मापक वस्तु विनिमय में नहीं होता, अतः विनिमय करने में कठिनाई आती है। वस्तु विनिमय के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के रूप में मूल्य मापन एक कठिन कार्य है। कैसे है कठिन कार्य? मान लो कि ये मुझे कार बेचनी है ना? और ये बकरियां हैं और ये घोड़ा है। तो वस्तु विनिमय में मूल्य का निर्धारण कैसे हो? सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि अब ये मुझे कार बेचना है, ये बकरी वाले को कार खरीदना है ना? तो ये बकरी वाला ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि मैं 6 बकरियाँ दूँ, 10 बकरियाँ दूँ या 20 बकरियाँ दूँ, और इसको लगेगा कि नहीं मुझे तो 50 बकरियाँ चाहिए तब मैं कार दूँगा, है ना? या फिर ये जो घोड़े वाला है, अब ये घोड़े वाला एक घोड़े के बदले तो कार नहीं खरीद सकता। अब ये घोड़े के साथ-साथ ऐसा क्या चीज़ दे, जिससे इसको कार मिल जाए। तो आप समझ गए होंगे कि हमको जो वस्तु है उसके मूल्य को मापने में कठिनाई आती है। जबकि वर्तमान में क्या होता है, हम बहुत आसानी से बता देते हैं कि ये कार 1 लाख रुपए की है, ये बकरी 10,000 की है, ये घोड़ा 30,000 रुपए का है, तो आसानी से हम इसको मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जबकि जब वस्तु विनिमय होता था तो ये परेशानी बहुत आती थी कि इस कार्य का मूल्य क्या हो? किन वस्तु या कितने बोरा चावल लगेगा या कितने बोरा गेहूं लगेगा या कितने किलो आलू में ये कार खरीदी जाएगी। तो इस तरह से वस्तु का जो मूल्य है इसको मापने में बहुत कठिनाई आती थी ना। भविष्य में किया जाने वाले भुगतान की कठिनाई। वस्तु विनिमय में वस्तुओं के भविष्य में किए जाने वाले भुगतान में कठिनाई होती थी। वस्तु विनिमय तत्काल ही संभव है ना? यदि हमको तुरंत खरीदना है तो हम आसानी से विनिमय कर सकते हैं। उधार रखकर वस्तु विनिमय संभव नहीं होता, क्योंकि उधार रखी गई वस्तु की भावी कीमत का पता लगाना कठिन कार्य है। जैसे यदि हमने कुछ उधार लिया और भविष्य में यदि हमको भुगतान करना है, तो हम कैसे भुगतान करेंगे? क्या आप मेज दे देंगे, कुर्सियों के बदले लेंगे, चावल, गेहूँ, दवाई, चॉकलेट आदि किसके रूप में भुगतान करेंगे, है ना? या जैसे यदि मुझे चावल चाहिए है और भविष्य में मुझे चावल नहीं चाहिए होगा, यदि मैंने निश्चित किया कि मेरे पास चावल है या धान है, परंतु भविष्य में मुझे चावल की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सोने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जब प्रैक्टिकली देखा जाता था कि यदि हम उधार लेते हैं किसी से, तो उसका भविष्य में किस रूप में भुगतान होगा, ये जो समस्या थी वस्तु विनिमय में बहुत आती थी, कि हम भविष्य में उसकी जो भुगतान करें, वो किस रूप में करें। क्योंकि उस वक़्त थोड़े समय के बाद या 1 साल के बाद इस धान की कीमत में परिवर्तन हो जाएगा, इसकी वैल्यू बदल जाएगी और हो सकता है 1 साल बाद मुझे धान की ज़रूरत ना हो, मुझे तो सोने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये भी इसका मुख्य दोष था। मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। वस्तु विनिमय में मूल्य का संचय वस्तुओं के संचय के रूप में हो सकता था। किसके रूप में? वस्तुओं के संचय के रूप में हो सकता था। परंतु वस्तुओं के संचय करने में अनेक कठिनाई आती थी। ऐसी वस्तुओं का लेन-देन जिसका दीर्घ काल तक संचय करना कठिन है, जैसे दूध है, अनाज है ना? यदि मैं मान लो कि मैं अपनी बेटी की शादी मुझे करना है और मैं 20 साल पहले ही मैंने सोच लिया कि मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए पूंजी इकट्ठी करनी है और मैं एक किसान हूँ और मेरे घर गाय-भैंस भी हैं। तो मैं क्या मेरे खेत में जो अनाज उत्पन्न हो रहा है, फल हो रहा है, सब्जी है और दूध है, क्या मैं इसको एकत्रित करके रख सकती हूँ 20 वर्ष तक? नहीं रख सकती, क्योंकि वस्तुएँ अधिक स्थान घेरती हैं और वस्तुएँ थोड़े समय के बाद कैसी हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं या क्या होती हैं? नाशवान होती हैं। जैसे फल है, सब्जी है, गेहूँ, चावल भी खराब हो जाएगा एक समय के बाद। उसमें क्या लगने लग जाते हैं? कीड़े लगने लग जाते हैं, है ना? तो इस तरह से हम क्या नहीं कर पाते थे? मूल्य का संचय नहीं कर पाते थे। आज हमारे पास मुद्रा होती है, हमारे पास जो दूध होता है, हम उसको तुरंत बेच देते हैं और उस दूध से पैसा जो प्राप्त होता है, उसको हम काय में जमा कर देते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं। या मेरे खेत में फल और सब्जियाँ हो रही हैं, मैं इसको बाज़ार में बेच दूँगी और जो पैसे प्राप्त होंगे, उसको बैंक में जमा कर दूँगी। परंतु जो वस्तु विनिमय है, उसमें ये बहुत कठिनाई आती थी। हम ना ही
धान का संचय कर सकते, कपड़े भी हम बहुत समय तक नहीं रख सकते। बहुत यदि 20 साल तक हमारे लिए कपड़े उपयोगी नहीं रह जाएँगे। आप समझ सकते हैं, मान लो मैंने साइकिल खरीदी है और आज से 30 साल के बाद के लिए मैंने उसको इकट्ठा कर लिया है। तो क्या 30 साल के बाद भी साइकिल वैसी ही रहेगी? नहीं रहेगी। ना ही हम फलों को इन वस्तुओं को हम लंबे समय तक संचित करके नहीं रख सकते। यदि इसके बदले हमारे पास पूंजी होती, मुद्रा होती, तो हम उसको क्या कर सकते थे? बैंक में जमा कर सकते थे। परंतु वस्तु विनिमय में इन वस्तुओं को हम लंबे समय तक मूल्य संचय इनका नहीं कर सकते। वस्तु विभाजन की भी मुख्य समस्या थी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हम विभाजन ही नहीं कर सकते। उनके विभाजन में उनकी उपयोगिता क्या क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे ये उदाहरण से समझ सकते हो, मान लीजिए कि एक मूर्ति हमको खरीदना है ना? और मेरे पास कितना चावल है? 400 किलोग्राम गेहूं है। और इसका जो नहीं, ये जो मूर्ति है इसका जो मूल्य है वो कितना है? 400 किलोग्राम गेहूं है। परंतु मेरे पास 400 किलोग्राम गेहूं नहीं है, मेरे पास केवल कितना गेहूं है? 300 किलोग्राम। यानी मेरे पास 3 क्विंटल गेहूं है। अब मुझे ये मूर्ति खरीदना है, तो क्या मैं मूर्ति को तोड़कर विनिमय कर सकती हूँ? यदि मैंने मूर्ति को तोड़ दिया, मूर्ति तो अविभाज्य है या उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, मैं मूर्ति को तोड़ ही नहीं सकती। तो क्या हमारा वस्तु विनिमय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास केवल 300 किलोग्राम गेहूं है, जबकि मुझे आवश्यकता कितनी थी? 400 किलोग्राम की, है ना? तो इस तरह से ये जो विनिमय है ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ चीजें कैसी होती हैं? अविभाज्य होती हैं। इसको हम तोड़कर या छोटा करके या 1 ग्राम 1 किलोग्राम इस रूप में हम नहीं खरीद सकते। इस प्रकार आपने देखा कि कितनी समस्या आ रही थी। काय में? वस्तु विनिमय में। जरूरी नहीं है कि ये धान देने वाला है और इसको हमको नमक चाहिए और ये नमक वाले को धान चाहिए। यानी हमने देखा था कि बहुत तरह की समस्या आ रही थी वस्तु विनिमय में। वस्तु विनिमय प्रणाली तभी संभव है जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हो। यदि एक व्यक्ति को एक ही वस्तु के बदले अनेक वस्तु चाहिए, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उसको ऐसा मिलना चाहिए जिसके पास बहुत सारी वस्तुएं हों। यदि समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा है या जो विनिमय का क्षेत्र है वो बहुत छोटा हो, तब ही वस्तु विनिमय संभव है। मुद्रा की उत्पत्ति और विकास विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए हुआ। हम कह सकते हैं कि मुद्रा का आविष्कार विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा के अभाव में हम अर्थव्यवस्था का संचालन करना संभव नहीं है। आज के समय में क्या हम वस्तु विनिमय से अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते। इन वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करने के लिए ही मुद्रा की आवश्यकता हुई। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक दोष थे। इन दोषों को दूर करने का उपाय क्या हो सकता है? इसका क्या उपाय है? मुद्रा की उत्पत्ति। मुद्रा के उपयोग ने वस्तु विनिमय के सभी दोषों को दूर कर दिया है। मार्शल ने तो कहा है मुद्रा के महत्व के लिए कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में नकदी का उपयोग कम हो गया है, बल्कि अब नकदी की जगह में डिजिटल सौदे अधिक होने लगे हैं। आपने खुद ने सबने इसका उपयोग किया होगा। आप देखते हैं पेटीएम है, भीम ऐप है, जो हमारे फोन से हो जाते हैं। बिजली का बिल है, फोन का बिल है, नल का है, हवाई टिकट या ट्रेन टिकट है। ये सभी भुगतान है ज्यादातर कैसे हो गए हैं? डिजिटल आधारित। और स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ने से जो मुद्रा का प्रचलन का तरीका है वो क्या हो गया है? बदल गया है। और सरकार भी किसको प्रोत्साहित कर रही है? डिजिटल पेमेंट को। वो चाहती है कि मुद्रा का कम से कम उपयोग हो, अधिक से अधिक उपयोग किसका हो? डिजिटल उपयोग हो, है ना? मुद्रा का जन्म। मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी। मनी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के जो शब्द है मोनेटा से हुई है। मोनेटा इटली की प्रसिद्ध देवी जूनो का दूसरा नाम है। इटली की जो प्रसिद्ध देवी है जूनो, उसका दूसरा नाम क्या है? मोनेटा।
इटली की जो दंत कथा के अनुसार देवी जूनो स्वर्ग की रानी का नाम है, इसीलिए कुछ लोग मुद्रा को स्वर्गीय आनंद का प्रतीक मानते हैं। प्राचीन भारत में जो था, हमारे देश में धातु के सिक्कों जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। और जितने राजा थे, सभी राजा अपने अलग-अलग मुद्रा प्रचलन में चलाते थे। सबकी जो मुद्रा होती थी वो अलग-अलग होती थी। परंतु 1835 में अंग्रेजों ने पूरे देश में एक सी मुद्रा प्रणाली के लिए करेंसी एक्ट बनाया था, जिससे कि पूरे देश में मुद्रा प्रणाली में एक रूपता आ जाए। ये कुछ परिभाषाएँ हैं, विभिन्न लेखकों ने मुद्रा की बहुत अलग-अलग तरीके से परिभाषा दी है। मैं थोड़ी 1-2 ले लिया है मैंने, जिससे आपको परिभाषा भी पता हो। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा बन जाती है ना? या सेलिंग मैन है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। तो ये जो 2 दी हुई हैं, अर्थशास्त्री नेप ने दिया है और दूसरा दिया है सेलिंग मैन ने। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, यानी वह वस्तु है जिसको हर कोई स्वीकार करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। जैसे हमारे जो नोट हैं या सिक्के हैं, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, वो आपकी भाषा नहीं समझेंगे। मान लो यदि आप हिंदी भाषी हैं और आप केरल चले गए हैं या पश्चिम बंगाल चले गए हैं, वो आपकी भाषा नहीं समझेंगे, परंतु वो नोट को पहचान जाएंगे और उसको लेने से मना नहीं कर सकते, और वो मना नहीं भी करते, है ना? क्योंकि पूरे देश में जो मुद्रा चलती है वो कैसी चलती है? एक सी चलती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से मुद्रा के कार्य महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जितने ये कार्य हैं इनके अलग-अलग तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में बाँटा गया है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य या इसको हम मुख्य कार्य कहते हैं, दूसरा है मुद्रा के सहायक कार्य, तीसरा है मुद्रा के आकस्मिक कार्य और मुद्रा के अन्य कार्य। ज़रूरी नहीं है कि आप परीक्षा में ये सभी वर्गीकरण करो। ये जो आप उत्तर लिखेंगे, ये प्रश्न पर आधारित होगा कि आपको प्रश्न क्या पूछा जाता है। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए मुद्रा के आकस्मिक कार्य लिखिए, तो आपको केवल क्या लिखना पड़ेगा? मुद्रा के आकस्मिक कार्य। प्रश्न ऐसा भी आता है कि मुद्रा के मुख्य कार्य क्या हैं? इसका वर्णन कीजिए। तो केवल आपको ये जो मुख्य कार्य हैं, इनके बारे में ही लिखना पड़ेगा। मुद्रा के मुख्य कार्य क्या हैं? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। मुद्रा के सहायक कार्य क्या हैं? भावी भुगतान का आधार, मूल्य संचय का आधार और क्रय शक्ति का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य है साख का आधार, आय के वितरण में सहायक, पूंजी के सामान्य रूप का आधार। मुद्रा के अन्य कार्य हैं इच्छा की वाहक, तरल संपत्ति के रूप में और भुगतान क्षमता का सूचक। यानी ये मुद्रा के कार्य आपको सभी पता होना चाहिए। प्रश्न अलग-अलग तरीके से आ जाता है। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में परेशानी ये होती है कि हमको पता होता है, परंतु हम प्रश्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें हमको कौन सा उत्तर लिखना है। तो जो मुद्रा के कार्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके जो प्रश्न आते हैं वो अलग-अलग तरीके से आपको ये कार्य अलग-अलग पूछ लिया जाएगा। या ये पूछेंगे आपसे परीक्षा में कि मुद्रा के अन्य कार्य लिखिए, तो आपको मुद्रा के कौन से कार्य लिखना पड़ेंगे? ये तीनों का विश्लेषण करना पड़ेगा, है ना? फिर हम आगे अब देख लेते हैं कि मुद्रा के प्राथमिक क्या है, सहायक क्या है, इनकी डिटेल समझ लेते हैं। मुद्रा के प्राथमिक व मुख्य कार्य। विनिमय का माध्यम, जो पहला काम है इसका मुद्रा का, वो क्या है? विनिमय का माध्यम। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम है। मुद्रा ने विनिमय माध्यम का कार्य करके विनिमय की जो कठिनाइयां थी उसको समाप्त कर दिया है। मुद्रा के आविष्कार ने सरल और सहज बना दिया है। अभी हमने देखा था कि विनिमय में हमें कितनी परेशानी आती थी, कि जरूरी नहीं था कि ये दोनों व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो एक सी हो। तो विनिमय करने में क्या होती थी? वस्तु विनिमय में बहुत परेशानी आती थी। तो मुद्रा ने ये सभी काम को क्या कर दिया है? आसान कर दिया है। हम आसानी से बाजार जाकर हमें जो वस्तु भी खरीदना होता है या बेचना होता है, हम मुद्रा के रूप में आसानी से बेच सकते हैं और आसानी से खरीद सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मूल्य का मापक। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापने का।
वस्तु विनिमय प्रणाली की एक बड़ी कठिनाई यह निर्णय करना था कि एक वस्तु की दी गई मात्रा के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त होगी। मुद्रा ने सामान्य मूल्य मापक का कार्य समाज को जो ये असुविधा होती थी इससे मुक्त कर दिया है। यानी जो हमको परेशानी आती थी आकलन करने में कि ये पेन कितने का होना चाहिए, ये कार कितने की होगी या ये एप्पल कितने का होगा या कितने पेन के बदले में हमको एप्पल मिलेगा या कितने किलो एप्पल के बदले में हम कार खरीद पाएंगे। परंतु मुद्रा के आने में हम आसानी से बाजार जाते हैं और मुद्रा के रूप में इनका आकलन कर देते हैं। यदि हमें पेन खरीदना है, दुकान वाला बता देता है 100 रुपए का है, हम आसानी से पेन खरीद लेते हैं। कार हमें खरीदना है, कार वाला बता देगा भाई मूल्य 4 लाख रुपए है। तो हमें भुगतान करने में भी आसानी है और बेचने वाले को भी क्या हो गया है, बहुत आसान हो गया है मुद्रा के रूप में विनिमय। मुद्रा के सहायक कार्य, भावी भुगतान का आधार। यह मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा के इस कार्य से संभव हो गया है कि भविष्य के भुगतान को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मुद्रा के अभाव में लिया गया उधार वस्तुओं और सेवाओं के रूप में ही लौटाया जाता था। पहले क्या किया जाता था? वस्तु लेते थे और भविष्य में भी इतने किलो चावल हम लौटा देंगे। इन्हें वस्तुओं के रूप में ही लौटाया जाता था, जिनमें अनेक समस्याएं थी। किंतु आधुनिक मुद्रा प्रणाली में उधार देने की में हम बहुत सरलता हो गई है और बहुत सुविधा हो गई है। हम आसानी से घर खरीद लेते हैं, लाखों का घर है, लोन लेके खरीद लेते हैं। पहले से ही निर्धारित हो जाता है कि हमने यदि 10 लाख लोन लिया है तो हमको 10 लाख के बदले में 13 लाख रुपए चुकाना पड़ेगा बैंक को, है ना। दूसरा, यदि हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, मान लो हमें फ्रिज है, कूलर है या एसी है, हमको बहुत जरूरी है या किसी को गिफ्ट देना है या बेटी को देना है, तो हमने खरीद लिया और पहले ही हमने डिसाइड कर लिया हमारे पास इतनी मुद्रा नहीं है, फिर भी हम खरीदने के बाद इसका भुगतान ईएमआई के रूप में कर सकते हैं। तो जो निर्देश हैं, जो नियम कानून हैं, जो कंडीशन है, पहले ही फिक्स हो जाएगी कि आपको, यदि आपने 50,000 रुपए का सामान खरीदा है तो आपको 5,000 रुपए का क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पहले से क्लियर हो जाती हैं। तो मुद्रा के उत्पत्ति से ये जो भावी भुगतान है ये बहुत आसान हो गया है। और आप समझते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिसमें भावी भुगतान ना किया जाता हो। करोड़ों अरबों रुपए के जो उद्योग हैं वो भी लोन लेते हैं बैंक से और अपना उद्योग स्थापित करते हैं। और एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी किसी न किसी रूप पर उधारी पर निर्भर है। मूल्य संचय का आधार, मुद्रा के होने से हम बहुत आसानी से बैंक में हम पैसा कर इकट्ठा कर सकते हैं। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति धन को वस्तुओं के रूप में बहुत दिनों तक नहीं रख सकता था। जैसे अपन देख चुके हैं वस्तु विनिमय में मैं गेहूं को बहुत समय तक नहीं रख सकती, मैं सब्जियों को बहुत समय तक नहीं रख सकती, क्योंकि ये क्या हो जाती है, शीघ्र नष्ट हो जाने की आशंका रहती थी। किंतु सिक्के और नोटों के रूप में हम धन का संचय अनेकों वर्ष तक के लिए किया जा सकता है। और मुद्रा का जो मूल्य होता है लगभग कैसा रहता है, स्थिर रहता है। मुद्रा को किसी भी समय बिना किसी कठिनाई के वस्तुओं और सेवाओं के रूप में बदला जा सकता है। यदि मेरे पास मुद्रा है, बैंक में है, चाहे वो सिक्के हों या नोट हों, हम उसको कहाँ एकत्रित कर सकते हैं? बैंक में रख सकते हैं या घर में भी रख सकते हैं। यदि हमारे पास मुद्रा है तो हम तुरंत, कहते हैं ना कि यदि हमारे पास पैसा है तो हम आधी रात में वस्तु खरीद लेंगे। तो मुद्रा की इतनी पावर है, इतना हम उसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं कि हम जब चाहे जो वस्तु को खरीद सकते हैं, जबकि वस्तु विनिमय में ये संभव नहीं हो पाता था। मुद्रा के सहायक कार्य का तीसरा है हमारा क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा के कारण ही ऑनलाइन शॉपिंग संभव हो पाई है। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हम हस्तांतरित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि उसकी फैक्ट्री मान लो दिल्ली में है, कहाँ है? दिल्ली में है, वो बेचकर इंदौर में जाकर घर बनवा सकता है। ऐसा केवल किसके कारण संभव हुआ है?
मुद्रा के कारण संभव हुआ है। आप ऐसा कोई है ही नहीं जो ऑनलाइन शॉपिंग ना करता हो। आप यहाँ पर वस्तु को फ़ोन में ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और तुरंत वो वस्तु आपके घर में उपलब्ध हो जाती है। तो ये जो क्रय शक्ति का हस्तांतरण है, ये किसके कारण संभव हो पाया है? मुद्रा के कारण। मुद्रा के आकस्मिक कार्य, साख का आधार। अब जो साख है, इस इन सब जितने ये बैंक चल रहे हैं या जितने ये कार्ड पेमेंट आप करते हैं, पेटीएम करते हैं या आप भीम ऐप करते हैं। पेटीएम में क्या करते हैं आप? यदि आपको 500 रुपए का रिचार्ज कराना है तो आप 500 रुपए पेटीएम कंपनी को देते हैं, तो बदले में वो आपको 500 रुपए का जो पावर है, 500 रुपए की वस्तु खरीदने की जो क्षमता है, पेटीएम आपके फ़ोन में डाल देता है। तो इस तरह से ये जो साख का आधार भी क्या है? मुद्रा है। आज के युग में साख मुद्रा का महत्व मुद्रा के महत्व से भी अधिक हो गया है, क्योंकि आजकल हम बैंकिंग और नेट बैंकिंग और इनका उपयोग अधिक करने लगे हैं। आज का समस्त औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधि साख मुद्रा की शिला पर टिकी है। जितने चेक हैं, ये भी साख हैं। इसका आधार क्या है? मुद्रा है। गेहूं चावल तो नहीं है ना। जितने भी चेक हम जारी करते हैं, उसका आधार क्या होता है? मुद्रा होती है। आय के वितरण में सहायक। आधुनिक समय में उत्पादन प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। उत्पादन के विभिन्न साधन मिलकर उत्पादन कार्य को संपन्न करते हैं। उत्पादन के फलस्वरूप जो आय प्राप्त होती है, उसका विभिन्न साधनों में वितरण मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। उत्पत्ति के साधन क्या है? भूमि है, श्रम है, पूंजी और साहसी है। किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होगा, उसका वितरण, आय का वितरण किनके बीच किया जाएगा? इनके बीच में किया जाएगा। मुद्रा के होने से ये जो आय का वितरण है, ये बहुत ज्यादा आसान हो गया है। पूंजी के सामान्य रूप का आधार। मुद्रा सभी प्रकार की पूंजी के सामान्य रूप का आधार होती है। मुद्रा के रूप में बचत करके विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में पूंजी की तरलता और गतिशीलता में वृद्धि होती है। यानी मुद्रा मुद्रा के रूप में ही है। हम मुद्रा को मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। ये कैसी है? बहुत तरल है। तरलता का मतलब क्या होता है? यदि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मतलब 1 लाख रुपए का उपयोग मैं जब चाहे, जहां चाहे, जिस रूप में कर सकती हूँ। तो मुद्रा का जो आकस्मिक कार्य है, ये इसके सामान्य रूप में के आधार पर भी है। मुद्रा के अन्य कार्य कौन से हैं? इच्छा की ये वाहक है, तरल संपत्ति के रूप में है और भुगतान क्षमता का सूचक है। भुगतान क्षमता का सूचक है मतलब यदि मेरे पास बैंक में 1 करोड़ रुपए है, तो मेरी क्षमता कितनी है भुगतान करने की? 1 करोड़। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मुद्रा के अन्य कार्य बताइए, तो हमको इन तीनों का के बारे में लिखना पड़ेगा। अब इस पाठ में आपने जितना वीडियो में देखा, इतने से संबंधित प्रश्नों को मैं आप एक साथ लाई हूँ, जिससे कि आप इनको आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको कैसे उत्तर लिखना है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, हमने अभी देखा। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या हैं, या इसकी सीमाएं क्या है, या वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या है, ये सभी उत्तर कैसे हैं? एक से हैं। वस्तु विभाजन की समस्या से वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आती है, समझाइए। ये भी हमने एक स्लाइड में देखा था। दोहरे सहयोग का अभाव की समस्या से क्या तात्पर्य है? दोहरे सहयोग का अभाव वस्तु विनिमय को किस प्रकार प्रभावित करता है? देखिए, मैं ये प्रश्नों को इसलिए लिखी हूँ क्योंकि इनका उत्तर आज आप समझे हैं, परंतु जब परीक्षा में आएगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मुझे उत्तर किस प्रकार से लिखना है। तो जो वस्तु विनिमय के जो दोष हैं, इन्हीं को ही अलग अलग प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो आप इन प्रश्नों से मेरे जो पहले की स्लाइड है उसको समझ लीजिए, और इन पूरे प्रश्नों का हल इसी वीडियो में है। मुद्रा से संबंधित प्रश्न भी हैं हमारे। मुद्रा का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। मुद्रा के कार्य लिखिए। तो इसके कितने प्रकार से प्रश्न आएंगे? मुद्रा के कार्य लिखिए, मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए, मुद्रा के विनिमय का माध्यम क्या है, इसके कार्य को समझाइए। भावी भुगतान का आधार क्या है? मुद्रा साख मुद्रा का आधार है। क्यों? अभी हमने देखा था कि जितने चेक हैं, एटीएम कार्ड हैं, इनका आधार क्या है? मुद्रा है। या ये आ सकता है, मुद्रा के आकस्मिक कार्य लिखिए। ये सभी जो प्रश्न हैं, ये किससे संबंधित हैं? मुद्रा के कार्य से संबंधित है।
एक प्रश्न और है, वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख दोषों को मुद्रा ने किस प्रकार हल किया है? व्याख्या कीजिए। इसमें भी हमको क्या लिखना है? इसमें भी हमें मुद्रा के कार्य लिखना है। देखिए, आपको पता सब है, ये भी कार्य हैं, ये पूरे प्रश्न मुद्रा के कार्य हैं और ये वाला उत्तर प्रश्न भी का जो उत्तर है वो भी क्या है? कार्य है। बस ये प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। यानी परीक्षा में आपको अलग-अलग तरीके से घुमा दिया जाता है और आपको पता होने के बाद भी आप उसका उत्तर नहीं लिख पाते हैं। तो प्लीज़ आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इन प्रश्नों को भी देख लीजिए। आपको यदि कोई समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए। यदि मैं संभव होगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।